हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का उसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव्स। और उससे पहले हम जान लेते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में तो आप जानते ही होंगे, 1 और 2 ग्रुप को जो रहते हैं उसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर इसे डेफिनेशन में बोले तो द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबसेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स उसे कहते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करे, उसे ही कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, लिथियम, ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। एस ब्लॉक हमने जान लिया, अब हम जानेंगे क्या एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बारे में। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। और वो अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो H2O मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके वो उनके हाइड्राइड बना देते हैं। देखिए बैलेंस कर देते हैं यहाँ पर। अगर देखिए सोडियम को अगर H2O के साथ अगर रिएक्ट किया जाए तो NaOH इसका नाम क्या होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 क्या होगा, रिलीज होगा H2। रिलीज ऊपर का साइन है, मतलब ये रिलीज होगा, गैस के रूप में उड़ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग तो जान गए। अब हम फेरेंशियम को जानते हैं, जो ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 के एक फ्रेंशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 87 होता है। वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो खास तौर पर नहीं लिया जाता है रेडियस, मतलब कि वो ज़्यादा पाया भी नहीं जाता है। और अधिकतर रिएक्शंस में लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम तो अल्कली अर्थ मेटल्स में आ गया ना। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीसियम, ये सब को लिया जाता है। फेरेंशियम को ज़्यादातर नहीं लिया जाता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। अब हम चलेंगे कहाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल्स का, किसका, अल्कली मेटल्स का क्या होता है, NS1। मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा फर्स्ट ग्रुप का, वो किस में एंटर करेगा, NS1 में। N में 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। N का मतलब तो आप जानते ही, मैथ्स में भी पढ़ चुके होंगे, NS1। इतना हमने जान लिया। अब हम चलते हैं सेकेंड की ओर। यहाँ NS1। अब सेकेंड की ओर चलते हैं जहाँ हम पढ़ेंगे रेडियस क्या होता है। रेडियस होता है क्या, देखिए हम जैसे जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ लिथियम, सोडियम और पोटासियम, रुबेडियम और यहाँ सीरियम यहाँ पर होते हैं। अब हमें देखना है कि लिथियम, इसका रेडियस, इन सभी में से रेडियस किसका अधिक होता है। तो हम बताएंगे कि इसका रेडियस, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, नीचे जाने पर रेडियस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है रेडियस। क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब हम जानेंगे कि इंक्रीज़ कैसे होता है। तो देखिए पहला हम एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं किसका, पहला एग्ज़ाम्पल है लिथियम का। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करना है। इसका 3 हो जाता है, एटॉमिक नंबर हो जाएगा इसका 2 और 1। ठीक है, 2 और 1 इसका हो जाएगा। तो देखिए अगर इसे हम सबसेल्स में डालें तो ये K सबसेल, L सबसेल, तो यहाँ 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो इसका देख लीजिए, इतना इसका यहाँ और यहाँ इतना ही बड़ा बन पाया इसका क्या, रेडियस ऑफ जो होता है, रेडियस ऑफ द अल्कली मेटल्स का रेडियस क्या हो पाया, इतना ही हो पाया। अगर हम वहीं पर देखें सोडियम का, यही साथ में दिखा दें ताकि आप तुलना कर सकें कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो इसका क्या होता है 2, 8 और 1।
तो देखिए यहाँ पर ये हो गया न्यूक्लियर, और यहाँ हो गया क्या, टू के एल एम एन, ठीक है। तो हम यहाँ 2 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे, और फिर नहीं सॉरी 2 8, फिर होगा 1। तो देखिए इसमें क्या हो, लिथियम में क्या हो जाएगा, इसमें 1 और 1 2 ही होगा। लेकिन अगर सोडियम का देखा जाए तो 1 8 ये होगा, 1 ये होगा, और 1 ये होगा, मतलब कि रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे भी हम ग्रुप 1 में नीचे जाएंगे हम, तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। देखिए रेडियस, ये रेडियस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एटॉमिक नंबर का सिर्फ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में। देखिए ग्रुप 1 के एलिमेंट में जितने भी जिसके भी रेडियस जितना ज़्यादा होगा, मतलब कि उसका एटॉमिक ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा ही। अब हम थर्ड क्या जानेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, अल्कली मेटल्स का। तो हम देखेंगे यहाँ पर लिथियम का एग्जांपल लेंगे, कितना होता है 3, इसका देखेंगे तो 2 और 1। तो ये देखिए स्टेबल होने के लिए क्या, सिर्फ 2 चाहिए, और इसका जो 1 रहेगा वो किसी को डोनेट कर देगा, जिसे भी 1 की ज़रूरत हो या 1 से ज़्यादा की ज़रूरत हो उसे वो डोनेट कर देगा। इस स्टेबल होने के लिए इसको 2 चाहिए, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1 डोनेट कर देगा। तो 1 डोनेट करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1। +1 सिर्फ नहीं कहना है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। उसी तरह हम एग्जांपल ले ले Na यानी सोडियम का अगर हम ले ले Na, ये 11th होता है, और इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा 2 8 और 1, ठीक है 2 8 1 हो जाएगा। तो ये देखिए स्टेबल होने के लिए इसको 8 का ज़रूरत है, ये थोड़ी ना है कि 8 से पूरा ही डोनेट कर देगा, नहीं, ये 1 डोनेट करेगा, 8 नहीं डोनेट कर सकता, क्योंकि 8 इसे रखना है स्टेबल होने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 8, अगर 2 8 हो गया तो ये 1 डोनेट कर दिया तो Na का, मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +1, क्या होगा +1 होगा। देखिए फिर से दिखा दे रहे, +1 होगा, सिर्फ 1, कोई पूछे भी तो नहीं कहना है कि सिर्फ 1 होगा, क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो इस तरह कंक्लूजन आता है कि ग्रुप 1 का जितने भी ग्रुप 1 में है सारा का अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 होगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सबसेल होते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोला जाए तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है, एक वैलेंसी होता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, और इसका वैलेंसी +1 होता है, क्या होता है +1 होता है। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर भी जान लिया किसका, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 1 के एलिमेंट के। अब हम नंबर 4 जानेंगे क्या, आयनोजेशन एनर्जी। नंबर 4 क्या जानेंगे, आयनोजेशन एनर्जी, ठीक है, आई से डिनोट कर रहे इसे आयनोजेशन एनर्जी। तो देखिए जितने भी हमने शुरू में ही बता दिया था, जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, चाहे लिथियम रहे, सोडियम रहे, और भी जितने भी होंगे, सारा का रेडियस क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पर है ये रेडियस है लिथियम का, सबसे आउटर मोस्ट सेल है, तो अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, अच्छे से दिखा देते हैं, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है एकदम आउटर मोस्ट सेल में, तो इसे हम थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितने भी सेल है उसे निकालने में जो हमें
आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे निकालते क्यों है? उसे स्टेबल करने के लिए। निकालने में जो हमें एनर्जी चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? एनर्जी। जो एनर्जी हमें चाहिए होता है, देखिए जो एनर्जी हमें चाहिए होता है उसे क्या कहते हैं? आयनोजेशन एनर्जी। तो आप ही अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये इतना बड़ा है, ठीक है, तो इसका आयनोजेशन एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर हम देख ले कि छोटा सा अगर कोचिंग है, ठीक है, छोटा सा इंस्टीट्यूट है, ज़्यादा बड़ा नहीं, 20 से 30 बच्चे पढ़ते हैं, या फिर तो मान लीजिए 10 ही बच्चे पढ़ते हैं, छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वहाँ पर से अगर एक बच्चा नहीं आएगा तो टीचर को पता चल जाएगा कि क्या पता चल जाएगा कि बच्चा नहीं आया है। बच्चों से पूछेंगे कि क्यों नहीं आया है वो, ठीक है। अगर वही थोड़ा सा बड़ा रहे, अगर यहाँ से एक बच्चा चल जाए, ठीक है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि इतने सारे बच्चे में किसे याद रखेगा वो। यहाँ पर मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो कौन याद रखेगा कि कौन बच्चा आया है या नहीं आया है? सर तो याद रखेंगे नहीं, टीचर्स। तो वही तो यहाँ पर टीचर्स की याददाश्त, क्या? टीचर की जो याददाश्त है, टीचर की याददाश्त है, तो देखिए, हाँ, टीचर की जो याददाश्त है वही है क्या? आयनोजेशन एनर्जी। मतलब जितना छोटा क्लासरूम में जो टीचर रहेंगे, छोटा क्लासरूम जो टीचर रहेंगे, अगर एक बच्चा नहीं आएगा तो उसे याद रहेगा, मतलब कि इसका आयनोजेशन एनर्जी क्या है? ज़्यादा है आयनोजेशन एनर्जी। अगर बड़ा क्लासरूम रहे और वहाँ का कोई बच्चा नहीं आए तो आयनोजेशन एनर्जी कम है, मतलब टीचर को याद नहीं है। याद नहीं हो बच्चा कैसे याद रखे? 100-200 पढ़ते हैं तो उसमें से याद कैसे रखेंगे? तो टीचर्स को याद नहीं है। उसी तरह अगर क्लासरूम यानी कि जितने भी कक्षा होते हैं, मतलब सेल होते हैं, जित सेल का साइज बढ़ता जाए तो क्या होगा? आयनोजेशन एनर्जी क्या होगा? मतलब कि देखिए आयनोजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज, ठीक है, आयनोजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। यहाँ पर आयनोजेशन एनर्जी हमने लिख दिया है, और ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब कि देखिए, ये लिथियम, ये सोडियम, ये जितने हैं इसका सारे बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जाएंगे तो आयनोजेशन एनर्जी घटता जाएगा। आयनोजेशन एनर्जी घटता ही जाएगा। एक बार फिर से हम जान जाते हैं कि आयनोजेशन एनर्जी होता क्या है। आयनोजेशन एनर्जी मतलब कि बाहर के सेल में, यहाँ बाहर के सेल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में जितना हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी कोई भी वर्क करने के लिए तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी की जो आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? आयनोजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट चाहिए हम एनर्जी का, उसे क्या कहते हैं? आयनोजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनोजेशन एनर्जी हमने समझ लिया। अगर अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसे डिनोट करते हैं E से, ठीक है। इसका और भी एक नाम है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब तो एनर्जी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब कि जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या, जब हम इलेक्ट्रॉन कह दिया था, वैलेंस सेल में 2-8 होता है, इसमें हम अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पर डाल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर हम डाल रहे हैं, तो उसमें जितना एनर्जी क्या होता है? रिलीज हो रहा है, मतलब कि एनर्जी रिलीज ही होंगे। डालेंगे हम अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, या आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम्स, मतलब कि एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम डालेंगे, तो जितना एनर्जी
रिलीज़ होगा, जितना एनर्जी रिलीज़ होगा, जितना एनर्जी जितना एनर्जी रिलीज़ होगा उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो हम जाने कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। तो देखिए, ये सेम आयनाइजेशन एनर्जी जैसा ही है। ठीक है, तो लिथियम और क्या बताया था, लिथियम और सोडियम था। ठीक है, लिथियम और सोडियम। ठीक है, तो इसका छोटा था और इसका क्या था, बड़ा था। छोटा क्लासरूम 20 बच्चा पढ़ते, गिन के 20 बच्चे पढ़ते इसमें मान लीजिए। तो अगर क्लासरूम है छोटा सा, इसमें आकर कोई एक बच्चा घुसकर बैठ जाए, तो क्लासरूम छोटा है तो आसानी से टीचर्स को दिख जाएंगे। ठीक है, टीचर्स को आसानी से दिख जाएंगे। अगर वही क्लासरूम बड़ा रहे, 100 बच्चा पढ़े, उसमें घुस जाए तो थोड़ा देखना मुश्किल होगा। अगर क्लासरूम बहुत बड़ा रहे, उसमें आकर कोई बच्चा घुस जाए, एक बच्चा, ज़्यादा नहीं, एक बच्चा अगर आकर घुस जाए तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि टीचर्स की आदत बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि याददाश्त हमने पहले ही बता दिया था, याददाश्त। ठीक है, याददाश्त किसके याददाश्त? टीचर्स की याददाश्त। टीचर्स की याददाश्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। ठीक है, मतलब कि जितना ही क्लासरूम बड़ा होते जाएगा, नीचे हम लोग बताया था ऑन मूविंग डाउन ऑन इलेक्ट्रॉनिक ऑन मूविंग डाउन, कहाँ पर? ग्रुप 1 एलिमेंट्स में। अगर हम नीचे जाएंगे तो रेडियस क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। रेडियस बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी घटते जाएंगे। रेडियस बढ़ते जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी घटेंगे और इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी भी घटेगा, क्योंकि रेडियस में यहाँ कोई बच्चा आकर आ जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी में कंफ्यूज मत होइएगा। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि उसे खींचने में, एक इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में जितना हमें बल लगता है, जितना हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे आयनाइजेशन एनर्जी, उसे क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। और हम एक इलेक्ट्रॉन जाके किसी को दे दे रहे हैं, किसी को दे दे रहे, उसे क्या? इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आशा है कि आयनाइजेशन एनर्जी और एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपका जितना भी कन्फ्यूज़न है सारा ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब एक बार फिर से सुन लीजिए आराम से। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट को क्या, एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल से, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे निकालने में जितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब एक हम इलेक्ट्रॉन ले जाके इसमें दे दे रहे हैं। किसमें दे दे रहे हैं? इसमें दे दे रहे वैलेंस सेल में हम इलेक्ट्रॉन ले जाकर दे दे रहे हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम हमने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों को का तो नाम से ही पता चल रहा है, इसलिए कन्फ्यूज़न अब नहीं होना चाहिए। अब हम जानेंगे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। कितने नंबर का है? 6 का, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में देखिए, लिथियम, सोडियम, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स से हम नीचे जाएंगे। क्या? नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? देखिए, लिथियम और सोडियम और क्या होता है? पोटासियम। मेटेलिक कैरेक्टर इनमें से सबसे ज़्यादा किसका होता है?
पोटासियम का होता है, 3 ही दिया है मैंने। 3 का पोटासियम का होता है, हम सभी जानते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर कि वो मेटल की तरह काम कितना ज़्यादा कर सकता है। तो लिथियम हमने पहले भी देखा है कि ज़्यादा ये नहीं हो सकता है, ज़्यादा मिलता भी नहीं है। और सोडियम के बारे में हमने बहुत ही देखा था कि सोडियम को पानी में डालते हैं तो फटफट की ध्वनि के साथ क्या होता है, जलने लगता है। और पोटेशियम को भी जानते हैं किरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर वो हवा में भी आ जाए तो उसमें आग लग जाता है। मतलब इसमें मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा है, इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। हम ये दिखा रहे क्या, मूविंग डाउन, क्या मूविंग डाउन, डाउन जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होंगे। ठीक है, अगर वही पूछ ले कि नॉन मेटेलिक करेक्टर्स, तो सीधा इसका उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज। ठीक है, अब हम जानेंगे बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट किसका? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का। बॉइलिंग पॉइंट्स क्या, देखिए क्या जानेंगे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसके? तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में अगर हम नीचे जाएंगे, यहाँ नीचे जाएंगे, अगर नीचे जाएंगे ये ऑन मूविंग डाउन, तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। अब क्यों डिक्रीज होंगे इस देखिए, क्योंकि देखिए इसका रेडियस होता है क्या, छोटा। सारा रेडियस को नहीं भूलिएगा, रेडियस पर ही सारा यहाँ पर कंसेप्ट है। रेडियस लिथियम का छोटा, सोडियम का बड़ा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट रेडियस छोटा, तो हम अगर छोटा सा बर्तन में पानी ले लें तो वो जल्दी बॉईल हो जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका थोड़ा कम है, पानी ले रहे हैं हम, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पानी और उसका तो सेम होता है, पानी नहीं। कोई छोटा चीज़ हम ले रहे हैं, ठीक है, उसे मेल्ट करवा रहे हैं तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। लेकिन वही हम बड़ा ऐसा एकदम लोहा ले ले, बहुत बड़ा लोहा, तो क्या होगा, वो मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और बॉईल भी धीरे धीरे होगा। अगर वो लिक्विड हो या जो भी हो, वो बॉईल और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही डिक्रीज होंगे मूविंग डाउन, क्योंकि इसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होते रहेगा रेडियस, तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे। ठीक है, मूविंग डाउन में। अब हम जानेंगे डेंसिटी के बारे में। ठीक है, डेंसिटी, फिर इसमें जाना है कि मूविंग डाउन, क्या मूविंग डाउन क्या है, हमारा 8वां नंबर है डेंसिटी है हमारा 8वां नंबर। मूविंग डाउन में अगर हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा हमारा डेंसिटी, हम अगर नीचे जाते रहेंगे तो ये डेंसिटी इंक्रीज होगा। अब क्यों इंक्रीज होगा तो सुनिए, क्योंकि हमारा जो था रेडियस वो बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका बढ़ते जा रहा है, एटॉमिक नंबर, इसलिए रेडियस बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है तो इनका मास नंबर भी बढ़ते जाएगा, एटॉमिक मास नंबर बढ़ते जाएगा। और मास नंबर बढ़ेगा तो इसका डेंसिटी भी बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। इसीलिए हम अगर ग्रुप 1 में मूविंग डाउन मतलब नीचे की ओर आते रहेंगे, हम लिथियम फिर सोडियम फिर पोटेशियम नीचे आएंगे तो हमारा डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एटॉमिक मास नंबर बढ़ रहा है, और मास नंबर अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इनमें इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। इन्वर्सली नहीं, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है बीच में इनका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 9th नंबर, क्या, फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या होता है, ग्रुप 1 का, किसका, ग्रुप 1 का फिजिकल स्टेट। वो ग्रुप 1 का जो स्टेट होता है वो सिल्वरी वाइट, क्या, सिल्वरी वाइट, SIL क्या होता है, सिल्वरी वाइट।
किस रंग का होता है? सिल्वरी वाइट। जनरली वो क्या होता है? सिल्वरी वाइट। और ये वेरी ही सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आपने सोडियम भी पढ़ा था, सॉफ्ट होते हैं। इसको नाइफ से आसानी से काटा जा सकता है, नाइफ से आसानी से काटा जा सकता है। वैसे तो मेटल्स को नाइफ से नहीं काटा जा सकता, आप लोहे को नहीं काट सकते हैं, पर सोडियम भी मेटल है और पोटेशियम भी मेटल, उससे नाइफ से आसानी से काटा जा सकता है। और लिथियम भी मेटल है, तो उससे भी आसानी से काटा जा सकता है। और हम जानते हैं इसका एक और फिजिकल स्टेट में देख लेते हैं कि किस स्टेट में ये किस तरह से इसे रखा जाता है। तो हम सोडियम को जानते हैं कैसे रखा जाता है? केरोसिन के तेल में। किसमें? केरोसिन के तेल में सोडियम और पोटेशियम को। पर पता है आपको लिथियम को किस में रखा जाता है? देखिए, लिथियम को केरोसिन के तेल में नहीं रखा जाता है। लिथियम को केरोसिन के तेल में नहीं रखा जाता है क्योंकि केरोसिन के तेल से कम डेंसिटी होता है लिथियम का। केरोसिन के तेल से कम डेंसिटी होता है लिथियम का, क्योंकि इन दोनों का डेंसिटी लिथियम से ज़्यादा है। ठीक है, तो लिथियम का कम हो गया डेंसिटी। किससे हो गया कम? केरोसिन से। केरोसिन से लिथियम का डेंसिटी कम हो गया, तो इसमें डूबेगा नहीं, तो बाहर ही रहेगा, तो हवा से ये संपर्क में आ जाएगा, तो किसमें? आग लग जाएगा। इसमें आग लग जाएगा इसमें, तो इससे सब तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे कि मान लीजिए ये लिथियम है, लिथियम में जिसे रखा जाता है कैसे? मोमबत्ती, वैक्स जो होता है, वैक्स, उसे इसी तरह चारों तरफ इसे लगा दिया जाता है। ये चारों तरफ लगा दिया जाता है, अच्छे से लगा दिया जाता है, ताकि ये हवा के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आ सके। और इसीलिए ये क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि इनका डेंसिटी कम होता है। किससे कम होता है? केरोसिन से कम होता है। अगर केरोसिन में से डाल दिया जाए तो ऊपर ही है। अगर ये केरोसिन का टैंक है मान लीजिए, अगर यहाँ पर लिथियम को डाल दिया जाए, लिथियम को डाल दिया जाए तो यहाँ पर ये ऊपर ही रहेगा, यहाँ ऊपर ही रहेगा। पर जो रहेगा सोडियम, एन है, देखिए सोडियम, और ये मान लीजिए है पोटेशियम। ठीक है, तो ये अंदर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। यहाँ केरोसिन के टैंक में यहाँ नीचे आ गए हैं सोडियम, पर ये ऊपर ही रहेगा। तो ऊपर रहेगा तो यहाँ तो हवा है, यहाँ हवा है, तो इसके संपर्क में आ जाएगा तो इसमें आग लग जाएगा। ठीक है, तो ये लिथियम है, वैसे वैक्स में लपेट के अच्छे से, ताकि ये एयर के संपर्क में बिल्कुल भी ना आ सके, एयर इसमें नहीं जा सकता है। ठीक है, एयर के संपर्क में बिल्कुल भी ना आ सके, इसीलिए ये इसमें क्यों रखा जाता है? क्योंकि एयर में संपर्क में नहीं आ सके और क्या हो सके? आग नहीं लगे और बर्बाद नहीं हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। आगे हम पार्ट 2 में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने जितना भी पढ़ा उससे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इस क्या ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अगर हम H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या इनका हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, इनका जनरल क्या होता है? इनका जो जनरल होता है, क्या होता है जनरल? आप बताएंगे, ग्रुप कमेंट करें। इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भूलिएगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उनका क्या होता है? NS1 होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम तीसरे में जाते हैं। इनमें क्या पढ़े थे? रेडियस इन ऑन मूविंग डाउन, रेडियस इंक्रीज। रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दिखा दिया था कि रेडियस इंक्रीज होता है। ठीक है, रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। रेडियस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके, इतना हमने जान लिया था। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी ग्रुप 1 के हैं, जितने भी ग्रुप के 1 के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1 होता है, +1 होता है। इस टर्म को आप याद रखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे हम चलते हैं। यहाँ क्या था? ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर 1, यहाँ हमने पहले बता दिया है। ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 1 होता है।
और आयनोजेशन एनर्जी का मतलब जो बताया था क्लासरूम वाले टीचर की याददाश्त, हाँ इसे ज़्यादा हम किसी को नहीं पता बोल रहे कि ख्याल नहीं रखते बच्चों का, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब बाहर के सेल में जो भी रहता है उससे निकालने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसे क्या कहते हैं, आयनोजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। आयनोजेशन एनर्जी ऑन मूविंग डाउन, आयनोजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज होते हैं? क्योंकि इनका क्लासरूम बड़ा होता जाता है, बच्चे बढ़ते जाते हैं। नहीं, देखिए इनका रेडियस बढ़ते जाता है, रेडियस बढ़ते जाता है, समझ गए। रेडियस, आउटर मोस्ट रेडियस इसका बढ़ते जाता है, तो इनका आयनाइजेशन एनर्जी कम होते जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटते जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी निकालने में जो रहता है भाई, अब इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। तो देखिए यहाँ ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डालने में जितना हमें एनर्जी प्राप्त होता है, एक इलेक्ट्रॉन को डालकर जितना एनर्जी हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। मतलब एनर्जी जो रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। क्या था इसका एक और नाम, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो इंथैल्पी मतलब एनर्जी जो रिलीज होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, गेन इंथैल्पी। एफिनिटी आ जा रहा है बार बार, मतलब कि मूविंग डाउन, अगर हम नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी दोनों ही डिक्रीज होंगे। क्यों होंगे डिक्रीज? क्योंकि इसका रेडियस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये हमने बता दिया था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कि एक इंथैल्पी में इनमें एक डालेंगे, अगर इनमें से कोई भी वैलेंस, सब आउटर मोस्ट वैलेंस सेल वैलेंस होना चाहिए, उसी में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जाकर हम डाल रहे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम जाकर डाल रहे हैं किसी में भी, वैलेंस टू भी कह सकते हैं, और जो भी रहते हैं जिसके साथ आठ जो भी रहते हैं उनमें अगर हम डाल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन जाकर, तो उससे जितना हमें इंथैल्पी रिलीज होता है उससे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। अब हम मेटेलिक कैरेक्टर नंबर 6 कि ऑन मूविंग डाउन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, बता दिया था सोडियम और मैग्नीशियम के बारे में, ठीक है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर तो इंक्रीज हो रहा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आप जानते हैं रिवर्स डिक्रीज होगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, अगर इनका साइज बढ़ता ही जा रहा है तो इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। अब था हमारा डेंसिटी, क्योंकि इनका एटॉमिक मास बढ़ता ही जा रहा है, तो इनका रेडियस बढ़ेगा मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक मास बढ़ रहा है, और एटॉमिक मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ता ही जाएगा। देखिए डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। इनका होता है और भी इक्वेशन होता है वो आप देख लेंगे। अभी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मास। फिजिकल स्टेट किसका, अल्कली मेटल्स का फिजिकल स्टेट क्या होता है, ग्रुप 1 का फिजिकल स्टेट क्या होता है, सिल्वरी वाइट होता है, और सॉफ्ट होता है, क्या होता है, सॉफ्ट हो, तो उससे अगर बीच से काट दिया जाए तो आसानी से चाकू से कट जाएंगे। हमने बताया था पहले, स्टील वगैरह ले ले चाकू से काटेंगे, अगर एक बार में से आसानी से सॉफ्ट भी नहीं होते काटेंगे तो नहीं कटेंगे। और एक कि ये फिजिकल स्टेट में रहते हैं, और इसमें किस में रखा जाता है इसको, केरोसिन में। और लिथियम को नहीं रखा जाता है केरोसिन में, क्योंकि इनमें आग लग जाता है, आग लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि इनका डेंसिटी जो होता है वो कम होता है सोडियम और पोटेशियम से। तो ये केरोसिन के तेल है मान लीजिएगा, तो ये ऊपर ही रहेगा, तो ये तो आ जा रहा है हवा के संपर्क में, तो इसमें आग लग जाएगा, इसीलिए इसे वैक्स से लपेट कर रखा जाता है। और यहाँ पर इसने वैक्स से लपेट कर रख दिया जा गया है, क्या है, लिथियम, और इसमें आग नहीं लगेगा, क्योंकि ये जितना भी यहाँ पर है एयर वो इनके अंदर नहीं जा पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स पार्ट 2 में, ठीक है। धन्यवाद।